कल रात से ही वह अपनी सास से हुई बहस को लेकर परेशान थी। उस पर सोते वक्त पति के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करना चाहा तो उसके मुंह से रमा सहाय का नाम सुनकर पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सारी रात आंखों में ही कुछ समझते और कुछ ना समझ आने पर उस पर गहन विचार करते हुए उसने गुजार दी। सुबह उठी तो आंखें बेओझल हो रही थी और सिर भारी हुआ जा रहा था। रात को सास और फिर पति के संग हुई बहस की वजह से आज उसका मन किसी और से भी बात करने को ना हो रहा था। न चाहते हुए भी भारी मन से पति के लिए टिफिन बनाकर उन्होंने नौकरी के लिए विदा किया और फिर आंखें बंद कर बैठ गई। वैसे भी इंसान को अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता तो अंतिम सहारे के रूप में वह आंख बंद कर प्रकृति के बारे में सोचने लगता है। अब बंद भी कर यह नाटक और रसोई की तैयारी कर। तभी उसके कानों में तीखा स्वर गुजा। अपनी सास की बात का कोई जवाब न देकर वह हाथ जोड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सास से उसकी नजरें मिली। एक क्षण वह वहां रुकी और फिर चुपचाप रसोई में आ गई। उसके वहां से उठते ही उसकी सास अपनी रोज की क्रिया में मग्न हो गई। अभी भी कल वाली ही बात पर विचार कर वह अनमनी सी रसोई के प्लेटफॉर्म के पास पहुंची खड़ी हुई थी। तभी रसोई के प्लेटफॉर्म की बगल वाली खिड़की से उसकी नज़र बाहर जाकर टिक गई। रसोई घर के बाहर खाली पड़ी जगह में पड़े अनुपयोगी सामान के ढेर पर कुछ दिनों से कबूतर का एक जोड़ा तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़े से तिनके इकट्ठे करने के बाद दोनों में न जाने किस बात को लेकर जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाते वह सारे तिनके बिखर कर जमीन पर आ गिरते। जैसे तैसे आपस में लड़ते झगड़ते और फिर एक होकर आखिरकार घोंसला तो उन्होंने तैयार कर ही लिया था। और कबूतरी घोंसले में अपने अंडों को सेती हुई कई दिनों से तपस्यारत इत्मीनान से बैठी हुई थी। उसे आज घोंसले में कुछ हलचल नजर आई। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए वह खिड़की के पास के दरवाजे से बाहर गई और अपने पैरों के पंजों को ऊंचा कर घोंसले में नजर डालने लगी। उसकी इस हरकत पर घोंसले में बैठी हुई कबूतरी सहम कर अपनी जगह से थोड़ी सी हिली। दो अंडों में से एक फूट चुका था और एक नन्हा सा बच्चा मांस के पिंड के रूप में कबूतरी से चिपका हुआ बैठा था। सहसा उसके चेहरे पर छाई उदासी की लकीरों ने खुद ब खुद मुड़कर मुस्कुराहट का रूप ले लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कबूतरी को सहलाना चाहा, लेकिन कबूतरी उससे इस प्रयास को अपने और अपने बच्चे के लिए घातक जानकर गला फुलाकर अपनी छोटी सी चोंच से उसे दूर खदेड़ने का यत्न करने लगी। एक छोटा सा नज़ारा उसके मन को अपार खुशी से भर गया। वह वापस अंदर रसोई में आने को मुड़ी और उसके होठों से अनायास ही उसका पसंदीदा गाना मधुर आवाज के साथ निकलकर उसके मन के तारों को झंकृत करने लगा। न समय देखती है न बड़ों का लिहाज करती है। ये कोई समय है फिल्मी गाने का? गाना ही है तो भजन गा, तो मेरी पूजा भी सफल हो जाए। सास का यह नाराजगी भरा स्वर सुनकर उसकी आवाज़ बंद होठों के अंदर सिमट गई और चेहरे पर कुछ देर पहले छाई हुई मुस्कुराहट को उदासी ने वापस अपनी आगोश में समा लिया। हाथ धोकर उसने फ्रिज खोला और उसमें रखा पत्ता गोभी निकालकर अनमने भाव से उसे काटने लगी। तभी डोरबेल बजने पर उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक अपरिचित व्यक्ति को खड़ा पाकर अचरज से उससे कुछ पूछने जा ही रही थी कि तभी पीछे से आकर उसकी सास ने उसे व्यक्ति को नमस्ते करते हुए अंदर आने को कहा। उसने भगवा धोती कुर्ता पहने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उसके माथे पर लंबा तिलक लगा हुआ था और उसके गले में रुद्र की माला पहन रखी हुई थी। उसकी सास उस पंडित वेशवाधारी व्यक्ति से कुछ दूरी बनाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और उसे पानी लाने के लिए कहा। पानी देने के बाद खाली गिलास लेकर वह अंदर जाने को हुई तो सास ने उसे टोका, यहाँ पंडित जी के पास बैठ, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हाथ देखकर सारी समस्याओं का हल बता देते हैं। सास की बात सुनकर वह चौंक गई। उसने मना करना चाहा, लेकिन कल रात परिवार में हुई अनबन को याद कर बात को और आगे न बढ़ाने के लिए वह पंडित जी से कुछ दूरी बनाकर उनके पास बैठ गई। पंडित जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसने झिझकते हुए अपने सीधे हाथ की हथेली उनके आगे कर दी। पंडित जी ने उसकी हथेली को छूते हुए उस पर हल्का सा दबाव डाला। उसने अपनी हथेली पीछे करनी चाहिए पर उसके
ऐसा करने से पहले ही पंडित जी उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी सास से पूछने लगे, तो यह आपकी बहू है? जी पंडित जी, उसकी सास हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो पंडित जी आगे बोले, समय की बहुत बलवान है आपकी बहू। इसके हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि इसे अपने पिता की संपत्ति से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है और उसी धनराशि से आप सबके समय संवरने वाले हैं। उसने पंडित पर एक नज़र डाली। पंडित जी बड़े ही ध्यान से उसकी हथेली की रेखाओं को देखकर उसका वर्तमान बता रहे थे। जी पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। गांव में इसके पिता की कई एकड़ जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में सरकार ने ले ली है। इसका कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो उसी के पैसे से इसके पिता ने इसके नाम 20 लाख रुपए की एचडी कर दी है। उसकी सास ने पंडित जी की बात का जवाब दिया तो उसने अपनी सास की तरफ देखा। उसे अपनी सास का पंडित जी के सामने इस तरह अपनी निजी बातें शेयर करना पसंद नहीं आया, लेकिन वह उनकी उम्र का लिहाज कर कुछ भी न बोल पाई। तभी पंडित जी ने कहा, ये अपने पिता की इकलौती संतान है, इसी से इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि भविष्य में इसे अपने पिता से और भी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। पंडित जी की बात सुनकर उसकी सास के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह खुश होते हुए बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई पंडित जी आपने, लेकिन अब मैंने जो समस्या आपसे कही थी उसका समाधान भी तो बताइए। समाधान तो एक ही है। उन पैसों को मिलाकर जो घर आपका बेटा ले रहा है वह आपके बेटे की राशि और ग्रहों को देखते हुए आपके नाम ही होना चाहिए। अगर वह घर के आपके बेटे के नाम हुआ तो उसे भविष्य में बहुत ज़्यादा ही आर्थिक नुकसान होगा। यह सब साफ साफ मैं आपकी बहू के हाथ की लकीरों में देख पा रहा हूँ। पंडित जी की कही यह बात उसके लिए असहनीय थे। वह नहीं चाहती थी कि घर के निजी मामलों में बाहर का कोई भी इंसान दखलंदाजी करे। उसने पंडित जी की बात सुनकर एक झटके से अपनी हथेली उनकी पकड़ से छुड़ाई और गुस्से से बोली, ये हमारे घर का निजी मामला है और इसमें आपको कोई भी सलाह सूचन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं विश्वास रखती हाथ की लकीरों पर। अपनी बहू का यह रवैया देखकर सास गुस्से से लाल हो गई और उसने उसे डांटते हुए कहा, बहू माफ़ी मांग पंडित जी से। मेरे कहने पर राकेश ने ही इनको घर आने का निमंत्रण दिया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ पंडित जी आपसे। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी से मिली संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है और उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। आप तो क्या घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने बड़े ही तीखे मिजाज से पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा और फिर गुस्से से अंदर रसोई में आकर वापस अपना काम करने लग गई। उसकी सास को अपनी बहू का इस तरह पंडित जी का अपमान करना और उन्हें पंडित जी की निगाहों में नीचा दिखाना बिल्कुल भी पसंद न आया। पंडित जी के सामने तो वह उसे कुछ न बोल पाई, लेकिन कुछ देर पंडित जी से बातें कर उन्हें तगड़ी फीस देकर विदा करने के बाद वह खुद रसोई में आ गई। यह तूने ठीक नहीं किया बहू। पैसों की गर्मी से अपनी थाक जमाना बंद कर दे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी सास की धमकी भरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, अपने हक की बात ही तो कर रही हूँ। क्या बुरा कह दिया मैंने जो नया मकान अपने नाम पर करवाने की बात कह दी? तो पैसे भी तो मेरे ही ज़्यादा लग रहे हैं उसे खरीदने में। राकेश तो केवल 10 लाख ही दे रहे हैं और वह भी लोन लेकर। हमारे खानदान में ज़मीन जायदाद पति के जीते जी औरत के नाम नहीं की जाती हैं। जिस पैसे की तू बात कर रही है उस पर तेरा पति होने के नाते राकेश का भी बराबर का हक है, तो एक तरह से वह पैसा भी राकेश का ही हुआ। सास ने सख्ताई से जवाब देते हुए उससे कहा, यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि पत्नी की संपत्ति पर पति का हक बिना कोई कानूनी कार्रवाई के होता है, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे पापा के लिए पैसों पर राकेश का कोई हक नहीं है। मैं बस नया मकान अपने नाम करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मेरा लग रहा है। शादी से पहले नौकरी का जो पैसा जमा किया था वह भी तो राकेश ने निकलवा कर नया मकान लेने में डलवा दिया।
इस तरह तो मेरे नाम का कोई आर्थिक संबल रहेगा ही नहीं। उसने अपनी बातों से सास को समझाने का यत्न किया। उसकी बात सुनकर सास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, उस रमा सहाय ने जाने क्या पट्टी पढ़ा दी तुझे, जो मुझे कानूनी धोस देने चली है। तेरे वकील चाहे जो कुछ कहें, पर नया मकान तो तेरे नाम नहीं होगा बहू। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, मुझे तो ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी, उसने जवाब दिया और ज़्यादा बहस में न पड़ते हुए चुपचाप सब्जी काटने लगे। शाम को राकेश के ऑफिस से आने तक सास बहू के बीच कोई भी बातचीत न हुई, लेकिन उसने अपने वकील रमा सहाय से फ़ोन पर बात कर इस मामले में कानूनी सलाह लेकर मन ही मन एक फैसला लिया था। शाम को राकेश के आने पर चाय नाश्ता करते हुए नया मकान अपने नाम लेने के मुद्दे पर फिर उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिर तुम्हें मकान मेरे नाम पर लेने में परेशानी क्या है राकेश, उसने झुंझलाते हुए चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए राकेश से पूछा। बात परेशानी की नहीं है नेहा, आज तक हमारे खानदान में कभी भी पुरुष के रहते औरत के नाम पर जमीन जायदाद नहीं हुई है। यह परंपरा रही है कि हमारे खानदान की पति के रहते पत्नी के नाम जमीन जायदाद करना शुभ नहीं माना जाता। राकेश ने साफ शब्दों में न कहते हुए उसे जवाब दिया। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता राकेश, समय की नज़ाकत को समझते हुए गलत परंपराएं और जिद छोड़ी जा सकती हैं राकेश। तुम्हारे और मम्मी जी के कहने पर शादी के बाद मैंने अपनी जिद छोड़कर नौकरी छोड़ दी थी ना, तो कम से कम अब तुम भी तो थोड़ा झुको। पिछली बातें याद कर जवाब देते हुए उसकी आंखें गीली हो रही थी। बहू, खानदानी परंपरा तोड़ी नहीं जाती। बात अगर जिद छोड़ने की ही है तो झुकना तो तुझे ही चाहिए। पुरुष कभी औरत के आगे नहीं झुकता। उसकी बात सुनकर सास ने अपना मंतव्य रखा। देखो नेहा, तुम पिछले 10 दिनों से इस बात को लेकर घर का माहौल तंग बनाए हुए हो। कल रात से तो हद ही कर दी है तुमने। मेरे पूछे बिना तुमने उस वकील का क्या नाम था, हाँ, विभा सहाय को अपने घर के मामले में डाला। तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मम्मी कह रही थी तुमने आज सुबह पंडित जी को भी भला बुरा कहकर उनकी हाजिरी में मम्मी की इंसल्ट की। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना मुझे भी अपनी उंगली टेढ़ी करना आता है। राकेश ने जला देने वाली नज़र उसकी तरफ डाली तो एक पल को वह सहम गई, लेकिन फिर अगले ही क्षण विभा सहाय की दी गई सलाह उसके जहन में तैर गई और वह पूरे आत्मविश्वास से बोलने लगी। ठीक है, मैं अपनी औकात में ही रहूँगी, लेकिन मेरी औकात क्या है ये मैं खुद तय करूँगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? धमकी दे रही हो या समझौता कर रही हो? राकेश ने उसका जवाब सुनकर शंका भरी नज़र उस पर डाली। उसने अब एक ठंडी आह भरी और आगे कहा, जिंदगी में पैसा झगड़ा करवाता है। यह बात सुन रखी थी, लेकिन अब अनुभव भी कर ली है। पापा के मुझे दिए गए पैसों को लेकर हमारे घर की सुख शांति भंग हो रही है, तो सोच रही हूँ उनका दिया सारा पैसा उन्हें वापस कर दूँ। इससे घर में शांति तो बनी रहेगी। नया मकान आज नहीं तो 10-15 साल बाद तुम खुद अपनी कमाई से ले ही लोगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, राकेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह हड़बड़ाता हुआ बोला, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं यह फैसला ले सकूं, इतनी तो औकात है मेरी राकेश। जवाब देते हुए उसने राकेश को घूरा तो उसके तेवर और आत्मविश्वास देखकर राकेश तुरंत कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उनकी आंखों में से एक इशारा पाकर वह बिगड़ी हुई बात संभालते हुए उसे समझाने लगा। यह समय आवेश में आकर इस तरह का फैसला लेने का नहीं है। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने परिवार का हित ध्यान में रख कर फिर से सोचो और हम फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। वह दिन कभी नहीं आएगा राकेश, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरे नाम पे संपत्ति कर देने से तुम खुद को इनसिक्योर या छोटा फील करोगे। इसी से तुम यह फैसला नहीं ले पा रहे हो, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। या तो मकान मेरे नाम से होगा या फिर मैं अपने पापा का सारा पैसा उन्हें लौटा दूँगी। तुम गलत समझ रही हो नेहा, बात खुद का छोटा फील करने वाली नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक संपत्ति वगैरह जैसे लफड़ों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। राकेश ने उसकी बात का जवाब दिया तो नेहा ने
अब विस्तार से कहा, अगर तुम्हारा सोचना ऐसा ही है तो तुम गलत हो राकेश। अपने जीवन साथी को जीवन की आवश्यक चीज़ों से दूर रखकर तुम उसे केवल औरत होने का नाम पर कमज़ोर बना रहे हो। याद करो उस दिन जब पापा जी के जाने के बाद गांव वाली ज़मीन को लेकर कितनी दिक्कतें हुई थीं। अगर मम्मी जी को उस बारे में थोड़ा भी पता होता तो वह ज़मीन तुम्हारे ताऊ जी हड़प कर न पाते। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। वह अपनी जगह से उठकर चाय नाश्ते की खाली प्लेट लेकर रसोई में जाने लगी। तभी पीछे से उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी, राकेश, बहू की बात कुछ हद तक सही तो है। तेरे पापा ने मकान संपत्ति के मामले में मुझे बिल्कुल अनजान रखा था। इसी से आज जो कुछ हमारा होना था वह हमारे पास नहीं है। बहू को कम से कम अपने अधिकारों के बारे में तो पता है, और अपने अधिकार को लेकर अगर वह अपनों से भी लड़ रही है तो कुछ गलत नहीं कर सक रही है। लेकिन मम्मी, मकान उसके नाम। राकेश ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसे टोकते हुए आगे कहा, तुम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर घर बहू के नाम भी हुआ तो आखिर मकान को घर तो उसी ने बनाना है। अपनी मम्मी के फैसले पर सहमति जताते हुए राकेश आगे कुछ नहीं बोला। नेहा ने पीछे पलटकर उसे देखा तो उसकी तरफ देखकर वह मुस्कुरा दिया।